नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता मंत्रालय उत्तराखंड की उपाध्यक्ष श्रीमती विनोद उनियाल जी। इनका जीवन समर्पित है महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा को। चलिए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैम, अपनी शुरुआती यात्रा हमें बताएं और आप समाज सेवा से कैसे जुड़ी उसके बारे में मैम हमें कुछ बताएं। आप लोगों को हार्दिक नमस्कार, बहुत बहुत आभार। और आज अपने ऑफिस में आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपके चैनल ने महिलाओं के लिए कुछ बोलने के लिए चुना है। मैं श्रीमती विनोद उनियाल, मैं बहुगुणा परिवार से हूँ और टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मेरे फादर उप शिक्षा निदेशक रह चुके हैं और मेरे चाचा स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको मूवमेंट के बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं और चिपको मूवमेंट को उन्होंने पूरे विश्व स्तर तक पहुंचाया है। जहां तक मेरा अपना जीवन है तो मैं छात्र उत्तरकाशी में छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हूँ और विनोबा भावे के जो भूदान आंदोलन था उसमें मैंने बहुत काम किया है। अपने चाचा जी की और पिताजी की प्रेरणा से भूदान आंदोलन हमने किया है। और छात्र संघ के साथ साथ मैं अच्छी डिबेटर भी रह चुकी हूँ उत्तरकाशी में। और मेरे फादर जहाँ जहाँ रहे वहाँ हम लोग गए। दूसरी जो उसके बाद पढ़ाई करती बीए बीएड कर रखा मैंने, एमए किया और लॉ के 2 साल भी कर रखे हैं। उसके बाद जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी हुई इमरजेंसी के टाइम, जब आपातकाल लगा हुआ था भारत में और मेरे हस्बैंड संघ से जुड़े हुए थे। वो 18 साल की आयु में संघ के हो गए थे। तो संघ ही मैंने देखा। गढ़वाल में संघ को तब तक कोई नहीं जानता था कि क्या चीज होती है। उसके बाद 5 फरवरी 1976 को मेरी शादी हुई और आपको यकीन नहीं आएगा 7 फरवरी को हम लोग जेल में गए। अच्छा। मेरी उम्र काफी कम थी तो लगा कि कहीं जा रहे होंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुमको जेल में चलना है, क्योंकि ये खुद प्रचारक निकलने वाले थे। लेकिन माननीय डॉक्टर नित्यानंद जी जो प्रोफेसर भी थे और संघ के बहुत बड़े प्रचारक थे, एक बहुत बड़ी मतलब पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया था संघ को। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम प्रचारक मत बनो। मेरे हस्बैंड बैंक में थे तो बैंक से उनको जिले से जाना था बाहर, क्योंकि इनके मिस हमें वारंट कटे हुए थे। तो ये सबसे नजदीक जगह नैननगर थी, जहाँ जो टिहरी जिले में आता था। तो ये टिहरी जिले में आ गए। मेरे फादर भी वही डीआईएस थे टिहरी जिले में, वो भी नैननगर उनका सेंटर था। हम लोग राजमाता जी नरेंद्र महिला महाविद्यालय में हम लोग उस समय बीएड कर रहे थे, मैं और मेरी छोटी बहन। तो बस इस तरह से शादी हुई। तो वहां गए, जेल में गए तो जेलर ने कहा कि भाई अभी तो सब लोग वहां गए हुए हैं, खेलने जाते थे, शाखा लगती थी वहां जेल के अंदर, तो हम आपको मिलने नहीं देंगे। तो ये थोड़ा घबराए से थोड़ी खराब भी लगी। उन्होंने कहा कि हम दोनों उनके एजेंट रह चुके हैं, हमने शादी कर ली तो हमको जान मिलने दीजिए। तो उन्होंने मिठाई ले गए थे तो इन्होंने अपने साइन कर दिए। तो जब डॉक्टर साहब बाहर आए, बाकी हरीश जी थे उस समय, बंद थे ये सब लोग, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रभाकर उनियाल थे, तो इनको मिलने क्यों नहीं दिया। तो बोले कि अगर फिर जेलर ने अपना माथा अपना हाथ सिर पे लगाया कि मुझे क्या पता कि ये आदमी खुद ही यहाँ आ गया, इसके तो मिस हमें वारंट थे, या तो मैं तुमको ही खुश कर देता या सरकार को ही खुश कर देता, इनको बंद कर देता। तो इस तरह से हम लोग आ रहे थे तो प्रिंस चौक के पास, क्योंकि मेरी भी शादी नई नई हुई थी तो मैं भी छोटी थी उम्र में, ये भी पता नहीं था कि संघ क्या चीज है। तो हम लोग जब आ रहे थे तो प्रिंस चौक के सामने थोड़ा हम घर जा रहे थे, अपने तिलक रोड में हमारा घर था। तो इनके रास्ते में आंसू आ गए। तो मन में सोचा कि ये आदमी आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आदमियों को हमने रोते हुए देखा नहीं। तो हमने कहा कौन सी बड़ी बात हुई, नहीं मिलने दिया तो नहीं मिलने दिया, आंसू किस बात के। फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी, जब रहोगी तब आएगी।
तो उस समय फिर बात आई। फिर उसके बाद हम लोग मुझे तो जाना था, इनको भी, और ये नैननगर गए हम लोग। तो उस समय मन कब परिवर्तित होता है, मैं ये बता रही हूँ आपको ना, कैसे मन परिवर्तित होता है। तो जब हम लोग नैननगर गए तो इमरजेंसी तो थी, तो एक अंडरग्राउंड लिटरेचर चलता था। तो एक पत्र इनके पास आता था और एक पत्र इनको देना पड़ता था कि यहाँ की सारी गति है, तो खाली बैंक में वैसे ही जाते थे, बाकी गतिविधियां क्या हो रही हैं ये देखते थे। अब वो तो एक सब मतलब अपना नाम बदल के आते थे। अभी मेरे को याद है धर्मवीर जी प्रचारक होते थे, बिल्कुल पतले दुबले से थे, अभी आजकल उनका केंद्र मेरठ में, तो वो भी आते थे और लोग भी आते थे, कभी अपना नाम बदल बदल के। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये लोग जब भी आए, चाहे दिन आए, रात आए, सुबह आए, शाम आए, इनको बिना खाए जाने मत देना, क्योंकि इतना भी नहीं था कि खाना कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस की धरपकड़ हो रही थी, कभी भी अंदर कर देते। उसके बाद जब वो आए तो उस दिन मेरे को खाना बनाना भी नहीं आता था, क्योंकि पिताजी अधिकारी थे तो सब वही लोग काम करते थे। तो चलो खाना तो मैंने बना दिया, दाल आज अच्छी तरह याद है, उड़द की दाल बनाई, सब्जी बनाई, रोटी चावल सब बन गए, कच्चे पक्के जैसे भी बने। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, अब मैंने कहा इनका आदेश था कि वो भूखे नहीं जाने चाहिए। तो उस दिन की बात मुझे अभी तक भी याद है कि मैंने खाना लगाया, उन्होंने खाना खाया, बड़े प्यार से खाया, दो कटोरी दाल भी खा ली। उसके बाद मैंने उनसे लिफाफा लिया और एक लिफाफा उन्होंने मुझे दिया, एक मैंने उनको दिया, फिर वो चले गए। जब मैं खुद खाना खाने बैठी तो दाल में नमक डालना भूल गई। फिर मेरे को बड़ा खराब लगा, मैंने कहा दाल में नमक नहीं है, और इन्होंने जो है ये भी नहीं बोला कि नमक नहीं है, नमक दे दो मुझे, कुछ नहीं बोला। तो देखो उस दिन मेरा मन जरूर परिवर्तन हुआ। मैंने कहा देखो कैसे राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के खातिर जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया और स्वाद का भी पता नहीं है, तो इतने बड़े, उस दिन मेरा बड़ा मन जरा वो हो गया। फिर मैं संघ की तरफ काफी ढल गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड बैंक में थे, तो ऑडिट में जाना था, ये बाहर चले गए थे, मैं यहीं थी देहरादून में, बच्चे पढ़ने वाले थे। तो उसके बाद मैंने विश्व संवाद केंद्र हमारा एक, मेरे हस्बैंड उसके उत्तरांचल संवाद समिति बनी थी, तो उसके प्रमुख थे। जयप्रकाश आंदोलन में भी ये संयोजक थे पूरे उत्तर प्रदेश, क्योंकि तब हम उत्तर प्रदेश में थे। तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उत्तर प्रदेश में भी रहे, उसके संयोजक थे। और दूसरा बीच में ये विद्यार्थी परिषद से निकले हुए, और काफी समय इनका विद्यार्थी परिषद को जाता था। तो जब यहाँ ये चुनाव लड़ रहे थे विद्यार्थी परिषद का डीएवी से, तो ये अध्यक्ष पद के लिए थे, और बीच में खैर जीते तो कांग्रेस ही थी। लेकिन बाद में एक बार क्या हुआ कि कांग्रेस के लोग इनको देख के बहुत घबराते थे, तो एक वहां के कुछ लोग आए और घंटा घर में इनको मतलब अच्छी तरह पीट पाट पसलियां तोड़ ताड़ के चले गए। उस समय क्या हुआ कि जब ये चले गए तो ये बिल्कुल जमीन पे लेट गए थे। एक इनके संग और थे विजय सिंह जी, वो तो चले गए थे, वो ठीक ठाक बच गए थे, इनको पीट दिया था। उसके बाद फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अरे ये तो वो हैं, फिर इनको अस्पताल वगैरह ले गए। बल्कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सत्र था उसमें ब्रह्मदत्त जी ने मुद्दा भी उठाया था ये। उसके बाद हमारे तरुण विजय जी हैं जो सांसद रह चुके हैं, उनके संग हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। मतलब वो इन लोगों को हम ये समझते थे कि हमारे ही घर है वो। तो उनकी माता जी ने इनको अपने घर में रखा और कहा बेटा तब तक तो जाएगा नहीं जब तक तो ठीक नहीं हो जाता। तो इस तरह के संघर्षों से निकले हुए सन 71 की बात है। हम उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपको जेल में जाना पड़ा? उस समय तो 20 साल की। तो आपको मतलब इतनी आपको क्या डर नहीं लगा, या आपको वो इतनी इच्छा शक्ति कहेंगे या उसको इतनी ताकत कहाँ से आई कि आप इतना मतलब सब कुछ झेल रहे थे? अब नई नई शादी हुई है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो मतलब लगा तो बहुत खराब लगा कि ये भी लगा कि जेल में क्यों जा रहे हैं। इन्होंने कहा तैयार हो जाना, तो मैंने सोचा शायद मायके जाना होगा, होता ही इन लड़कियों का।
लेकिन जब वहां गई फिर बाद में ये साथ थे तो इतना डर नहीं लगता था ना। तो आपने मतलब कैसे, मतलब देखिए जिस तरीके की स्थिति उस समय चल रही होगी, तो हाँ, डरना बिल्कुल। तो स्वाभाविक है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा क्या था स्वाभाविक कि है। वो शक्ति आपके अंदर रही कि कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आपके पास लोग नाम बदल कर भी आ रहे हैं, वो विश्वास कहाँ से आया आपके अंदर? वो एक्चुअल में थोड़ा मेरे फादर डीआरएस थे नगर में। हाँ। तो डीएम ने इनको बुलाया मेरे पिताजी को कि मतलब बात चल रही है कि आपकी लड़की की शादी यहाँ हो रही है और इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है, ये आज बाहर है कल अंदर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है। पिताजी को असल में मेरी माँ का गांव और इनका गांव बिल्कुल नजदीक था, तो थोड़ा माँ को अटैचमेंट था इनसे। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है भाई, अगर आपको इसको कल बंद करना है तो आज आप ही कर दो इसको बंद, आज ही तो भाग्य में जो होगा वो देख लेंगे। तो एक तो पिताजी की वो बात याद थी कि जो भाग्य में होगा वो देख ही लेंगे। दूसरा क्या था कि इनकी बड़ी इच्छा, इनका ये बहुत मतलब क्या बताऊं, इतने निष्ठावान और ईमानदार थे अपने संगठन के प्रति कि इनके संगठन के लिए, राष्ट्र सेवक संघ के लिए एक भी शब्द कह दो तो इनको गुस्सा आ जाता था बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हम तो समझते नहीं थे उस समय तक, हम तो इतना वो नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इनके साथ रहे तो ये सब बातें हमारे अंदर भी हो गई कि वाकई ये, और मैं बता रही ना कि वो जो नमक वाली बात थी उसने मुझे बहुत थोड़ा दृढ़ बना दिया कि भाई देखो राष्ट्र। मैम, आजकल के युवाओं में हिम्मत की कमी देखने को मिलती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन उस दौर में जब आप अपने 20, 22, 25 साल में आप बता रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत हिम्मत थी। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो हिम्मत आती कैसे है, कहाँ से आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो आज मैं इतने उस पे हूँ भी, और मैं महिला मोर्चा में भी रही हूँ, महामंत्री रही हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष रही हूँ अपने संगठन में, और संघ राष्ट्र सेविका समिति में भी रही हूँ। तो एक तो मेरा ये है कि जब हमारी बहनों के लिए तो खास कर है कि जब ओटीसी लगती है तो वो जरूर करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग सब कुछ सिखा देते हैं। दूसरा ये हिम्मत तो सबसे बड़ी हिम्मत परिवार देता है। हमारा परिवार कैसा है, हम लोग किस वातावरण में पढ़े लिखे हैं। आजकल जो जैसे युवा वर्ग भटकाव की तरफ है, जैसे ये आए दिन सुनते रहते हैं कि यहाँ ये हो गया, तो सबसे पहले तो परिवार को दृढ़ होना चाहिए। और राजनीति का क्षेत्र तो ऐसा है कि जहाँ पर सफलताएं तो गिनी चुनी मिलती हैं, लेकिन असफलताएं या इधर उधर बहुत ज्यादा होता है। तो मेरी बहनों का भी यही कहना है, बहनों को या अपने भाइयों को या युवा वर्ग को या महिला वर्ग को, कि पहले परिवार को देखें। परिवार बहुत जरूरी है, पति हो पत्नी हो कोई भी हो, तो परिवार बहुत, अगर हमारा परिवार विचलित नहीं होता है और या हमारे बच्चे हमको बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप जो काम कर रहे हो ठीक है, तो परिवार ही हमारी शक्ति है बहुत बड़ी। हम आज आप राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता मंत्रालय को लीड कर रही हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा जो ये अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ये दायित्व मुझे सौंपा है, ये इससे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जी का गुजरात में था, उन्हीं को देगी। ये पहली बार ही खुला है। तो महिलाओं को हम चाहते हैं कि वो सशक्त बने, और खासकर उत्तराखंड की बहनें तो इतनी सशक्त हैं, इतनी विल पावर उनके अंदर है कि आप देखिए उत्तराखंड राज्य हमने लिया, इसके साथ ही माननीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड भी दिए इसी के साथ। तो यहाँ की बहनें जो हैं, एक माननीय भाव साहब देवरस जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में गंगा है, यमुना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा यहाँ इतने सारे वन हैं और महिलाएं इतनी कर्मठ हैं, आर्थिकी की रीढ़ ही यहाँ महिलाएं हैं। तो क्या कारण है कि ये राज्य जो है जितना इसको विकसित होना चाहिए या जितना विकास करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, युवा पलायन कर रहे हैं। तब एक आवाज उठी थी कि भाई उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया जाए। ये मेन आवाज जो है ये संघ से उठी हुई है। फिर उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इसका प्रस्ताव बना के भेजा था। उसके बाद फिर आंदोलन चला
और एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था ये चला। फिर इस आंदोलन को माननीय अटल जी की नजर थी इस पे, वो बहुत प्यार करते थे उत्तराखंड को, उनके कारण ही हमको उत्तराखंड मिला है। तो यहाँ की तो इतनी कर्मठ है बहनें, तो मैं आज वही बता रही हूँ कि हमने जो ये महिला सशक्तिकरण का है, हम लोग इसमें हैं, तो इसमें बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे कौशल विकास है। कौशल विकास के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। आप कंप्यूटर खोल लो, और आप ब्यूटिशियन पार्लर खोल लो, आप इलेक्ट्रिक खोल लो, आप गौशाला गौ पशुपालन खोल लो, आप कुछ भी कर सकते हो। जो छोटा छोटा रोजगार, आज हम स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने। तो जब तक हम स्वरोजगार नहीं करेंगे तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। और स्वरोजगार करने के लिए हमको स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। छोटे मोटे उत्पाद हमको खुद करने पड़ेंगे। अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में हम अपने मिट्टी के कुम्हारों को फायदा पहुंचे, तो इस चीज को करें। चाइना को छोड़ करके हम अपनी स्वनिर्मित लड़ियों को हम उसको खरीदें। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहुत हमारी योजनाएं बहुत हैं, कम से कम 30 साली योजनाएं हैं हमारी बहनों के। प्रबंधन का है, पर्यटक कृषि है आधारित भूत है, जैविक खेती है, पशुपालन है, वाहन मरम्मत है, डिजिटल मार्केटिंग है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री, ये तो हमारी राज्य की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना बहुत बड़ी योजना है, जिसको अपना करके हमारी बहनें सुदृढ़ हो सकती हैं। लेकिन मैम योजनाएं तो बहुत सारी हैं जी, उसके लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे ऐसा है कि हमारे यहाँ उद्योग निदेशालय तो एक होगा यही देहरादून में, लेकिन हर जिले में हमारे जिला उद्योग केंद्र है। जिला उद्योग केंद्र में जिला महाप्रबंधक होते हैं, उनके माध्यम से हम हर जिले में बहनों को भी आगे बढ़ाते हैं। और लखपति दीदी योजना हमारी इतनी अच्छी योजना है कि अभी आप समझो कि यहाँ पर लगभग पौने 2 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो वो इसी माध्यम से बन रहे हैं। थोड़ा उस योजना के बारे में बताएंगे आप, कैसे मतलब? हाँ, स्वयं सहायता के माध्यम से भी हम आगे करते हैं बहनों को। दूसरा क्या है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हर जिला उद्योग केंद्र में हमारे ट्रेनर होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एकल स्वरोजगार योजना का उद्घाटन भी किया है। उसके माध्यम से कोई परित्यक्ता बहन हो, कोई विधवा बहन हो, कोई बहन ऐसी होगी जिसको कुछ नहीं है, जिसके परिवार में उसका हो, जो भी मतलब जो भी इच्छुक बहनें हो, वो इसमें अपना काम कर सकती हैं। एकल बहनें भी अपना स्वरोजगार कर सकती हैं। तो वो पहला कदम क्या है? जैसे कि किसी बहन को अपना स्वरोजगार करना है या अपना एक छोटा सा ब्यूटिशियन सेंटर अपना चलाना है, तो पहला कदम क्या है? वो किसके पास जाए? वो जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक। अच्छा, हाँ, वहाँ पर हम लोगों को ट्रेनिंग, वहाँ फॉर्म भरे जाएंगे। हाँ, जिसमें आपका पंजीकरण होगा। पंजीकरण के माध्यम से बैंकों की सुविधा भी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हम 1 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, 3 हफ्ते की देते हैं, 4 हफ्ते की देते हैं, और लगभग 150 रुपया पर डे का हम उनको देते हैं। और उनको ट्रेनिंग करा के उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर वो अधिकृत हो जाती हैं अपना काम शुरू करने के लिए। और अगर कोई बहन चाहती है कि उसको बैंक भी लोन देगी, हम लोग भी उसको सहायता करेंगे, तो हम लोग भी उसमें सहायता करते हैं। काफी बहनें अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ, BS नेगी पॉलिटेक्निक है यहाँ पर, ये ONGC का। तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ और 2 बालिकाओं को लाती हूँ। तो मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपके यहाँ आती हूँ, आप बहनों को, आप उन बालिकाओं को वहां पे बुला लीजिए, मैं आती हूँ। मैं फिर अपने TIC को ले गई, यहाँ से महाप्रबंधक उद्योग को ले गई, वहां से हमने 40 छात्राओं को लिया है, 20-20 का ग्रुप बनाया है। तो ट्रेनिंग कर रही है कंप्यूटर की, जो वो करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो मेरा तो ये भी उद्देश्य है कि डिग्री कॉलेज में छात्राओं के पास जाकर के उन लोगों को भी कहें, क्योंकि वो, मैं चाहती हूँ नवाचार के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से वो लोग नौकरी मांगने वाले न बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने।
और बड़ा बहुत बढ़िया। बड़ी उत्साहित हैं बालिकाएं, छात्राएं जो हमारी, वो अपना काम कर सकती हैं, बहुत बढ़िया काम कर सकती और ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं अभी जिसमें महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं? महिलाओं का अभी मैं गई थी, मैं जाती रहती हूँ सभी जिला उद्योग केंद्रों में, तो नैनीताल गई थी, वहाँ की बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मोमबत्तियां बना रही हैं, एप्रन बना रही हैं, बैग बना रही हैं, और जो हम प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं, प्लास्टिक की जो ये फाइलें होती हैं इनको ना करके जूट की फाइलें, उन पे हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ थोड़ा मार्केटिंग की दिक्कत थी, तो मैंने कहा अधिकारियों को कि भाई इन लोगों को मार्केटिंग की सुविधा भी आप लोग दिलवाइए। अभी मैं टिहरी की तरफ गई थी, तो वहां पर DIC एक चंबा में है, खड्ड वगैरह चलाते हैं, तो वहां पे अंगोरा की बहुत बढ़िया सोलें बन रही है, और वो लोग भी टोपी बनाते हैं, खड्ड की वो कंबल बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, काफी कुछ अपना काम कर रही हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भाई अंगोरा तो आपने खरगोश कहाँ रखे, तो धनोल्टी के पास कोई जगह है, वहाँ उन्होंने अपना फर्म है उनकी एक, वहाँ रखते हैं वो। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं, वो खुद भी इतनी मार्केटिंग कर लेती हैं कि उनको दिक्कत ही नहीं है मार्केटिंग। ऐसी भी हमारी बहनें हैं उत्तरकाशी में जैसे ये डुंडा में हमारा काफी बड़ा, उसमें ये कोट बनते हैं जो जाड़ों में पहने जाते हैं, तो ये हमारे स्वनिर्मित हैं और स्वदेशी हैं। तो आज हम इन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे एक तो स्वरोजगार बढ़ेगा, दूसरा क्या है कि आर्थिकी बढ़ेगी बहनों की, और बहनें कर सकती हैं इसमें काम, थोड़ा बहुत टाइम समय निकाल के वो मसाले बनाती हैं, अचार मुरब्बे सब बना रही हैं। बहुत तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो उत्तराखंड में जो भी हम लोग चीजें बना रहे हैं वो विदेशों तक जाए, कुछ सरकार की कुछ नीतियां हैं इसमें भी? नहीं, ये मैं चाहती हूँ कि जैसे सरकार तो खुद भी चाहती है, जैसे मोटा अनाज की तरफ हमारा पूरा ध्यान है अभी, जैसे ये भट्ट हो गए, कोदा हो गया, झंगोरा हो गया, और कौड़ी होती है हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया होती है। और जैसे ये कोदे का आटा तो आजकल कितना महंगा बिक रहा है सभी, तो हम चाहते हैं कि विदेशों में भी जाएं। और खासकर मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाली हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अंगोरा की सॉल जो है, अंगोरा की या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे उसमें बहुत बढ़िया है, उनको विदेशों में ले जाएं, तो वो लोग भी बिल्कुल पसंद करेंगे इन चीजों को। बाकी दूसरे भीमल हमारे यहाँ है, सेलू निकलता है, आप ये समझो कि कंडाली हमारे यहाँ है, इसकी साड़ियाँ बनती हैं, और ये अपना गन्ने के जो रेशे हैं इसकी साड़ियाँ बनती हैं, ये साड़ी भी मेरी उसी की है। अच्छा। कंडाली की बनी हुई है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जो स्वनिर्मित चीजें हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जो किनगोड़ हमारे यहाँ होता है, गढ़वाल में एक किनगोड़ देखा होगा आपने, उसके फल हैं, पत्ती, और उसके जो कांटे हैं, वो उसकी जड़ें, उसकी जो किनगोड़ का पानी है, उसका पानी इतना सुंदर होता है कि अगर किसी को पीलिया वगैरह हो तो उसको घिस के खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये चीजें हैं हम लोग, और जैसे बांध बुरांस, इनको हम चाहते हैं कि प्रकृति से जुड़े, प्रकृति से बजाय छेड़छाड़ करने के हम लोग इनको आगे बढ़ाएं। तो जैसे भीमल होता है, सेलू जो होता है, तो उसके डंडियों को काट के 15 दिन तो पानी में डुबो देते हैं उसको पत्थरों से ढक के, तो एक रोजगार मिल जाता है इसके माध्यम से। फिर उसको छीलते हैं, फिर उसको सफाई करते हैं, फिर वो सेलू बनता है। तो उसके जो ये पूजा की, अभी पूजा करने के लिए जो चप्पलें बनती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे तो हमने उनको ये चप्पलें दी थी बद्रीनाथ केदार में अंदर जाने के लिए। तो चप्पलें बनती हैं, टोकरियां बनती हैं, और जो ये हैंगिंग होते हैं लटकाने वाले, तो वो बनते हैं। तो बहुत बड़ा काम इस पे हो सकता है, और हम प्रयासरत हैं कि हम इस माध्यम से अपनी बहनों को आगे बढ़ाएं। जैसे जो हमारा उद्योग विभाग है, आप बताया आपने कि हमारे सारे जिलों में उद्योग विभाग है, तो वो क्या स्कूलों में जाकर बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं? जिस तरीके से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग स्टार्टअप इंडिया को भी प्रमोट कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट भी है जहां पर हम बच्चों को बता रहे हैं कि आपको नौकरी देने वाला बनना है। तो इसके लिए हमारी जो विभाग है, जो उद्योग विभाग है, वो क्या स्कूलों में जाकर कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से वो कर सकते हैं आगे?
अभी तो हमारी यही इच्छा है कि जो नवाचार है, नवाचार के माध्यम से हम जो हमारी नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उससे जुड़े। और हम भी यही चाहते हैं कि नौकरियां कितना तो देंगे, नौकरियां मिलनी, नौकरियां जितनी होंगी उतनी होंगी, लेकिन मैं तो खुद जगह जगह यही कहती हूँ कि हमारे बच्चे इतने आगे बढ़े। अभी हम लोग तो यहाँ पर, जैसा मेरे पास एक विभाग है, तो मैं तो निरंतर जाती रहती हूँ, और मैं तो यही कहती हूँ कि भाई हम लोग सेतु का काम करते हैं, आप लोग अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा कीजिए, अपने दृढ़ शक्ति पैदा कीजिए। थोड़ा थोड़ा जमाने में किसी भी उद्योग को या किसी भी काम को जमाने में टाइम तो लगता है, लेकिन जब जम जाएगा तो उनकी इतनी मिठास होगी, औरों को भी नौकरी दे सकते हैं। तो मेरी भी यही इच्छा है। मैम, ऐसी कोई आपकी सफलता जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें, जो आपके लिए एक यादगार पल हो, जब आपको लगा हो कि आज मैं जिस पोजीशन में हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है? देखिए, मन जो है ना, हम जब सफल होते हैं तो हमें बाहर से वाई मिले तो इसकी भी जरूरत नहीं है। हमारा जो मन है वो हमको शाबाशी दे, मैं सोचती हूँ वहीं पे हम सफल हैं। हम माना कोई बहुत भूखा है, उसको खाना खिला रहे हैं, उसके चेहरे पे जो चमक आ जाएगी ना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है मैम। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो छात्राएं हैं, हमारे जो युवा हैं, वो आगे बढ़े, और अपना काम जब वो करेंगे उनको भी एक मिठास होगी, उनको भी एक आगे बढ़ने की जिजीविषा होगी। मैं उसको भी देखना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। हम एक महिला नेता के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही? देखिए, चुनौतियां तो देखो जीवन में हर दिन हर पल चुनौतियों का है, कोई भी चुनौती है, लेकिन हम चुनौती तो आती रहती हैं, लेकिन हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि हम चुनौतियों का भी सामना कर सकें। अभी आप यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देखिए, कितनी चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं, लेकिन वो हर पल हंसते मुस्कुराते हुए उनका सामना कर रहे हैं। तो एक वो, अगर हम बात करें कि एक सोल्यूशन की हम बात करें, ठीक है, आपने कहा कि चुनौतियां आए तो उसका हंसकर सामना करें, लेकिन कभी इंसान जो है वो टूट भी जाता है। आपके साथ भी, आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई होंगी जब आपको लगा होगा कि यार अब ये काम नहीं होगा, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला या कैसे संभालते हैं? नहीं, आते हैं जीवन में ऐसे पल भी आते हैं कि जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है। मेरे साथ तो खुद ही 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की जब डेथ हो गई थी, तो काफी टूट चुकी थी और लगा था कि अब संन्यास लेंगे, सच बताऊं तो। लेकिन हमारे माननीय प्रचारक जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भगत दा, और मेरे सभी संगठन के लोगों ने, और खासकर फिर माननीय दीदी का, साधु रितंबरा जी के यहाँ से भैया जी का फोन आया कि दीदी आप इधर आ जाओ, हम 2-3 दिन यहाँ वृंदावन में हैं। तो मैं वृंदावन चली गई थी। तो मैंने कहा कि मैं तो खुद संन्यास लेना चाह रही हूँ। तो उन्होंने बहुत, उनकी एक राइट हैंड है सत्यप्रिया दीदी, तो उन्होंने बहुत देर समझाया मुझे कि अगर समाज की सेवा, हम समाज की सेवा करना चाहती हो तो जो ये जिस रास्ते पे तुम हो यहाँ भी कर सकती हो। और बोल के डॉक्टर उनियाल जी को तभी अच्छा भी लगेगा कि जब तुम इस तरफ से, वो उस दिन फिर दीदी उनका था कि इनकी डेथ निर्जला एकादशी के दिन थी, तो उन्होंने उसका भी पूरा मुझे ज्ञान दिया कि किस तरह से निर्जला एकादशी में सबसे बड़ी होती है। और आज हम जो भी लोग, जाना तो सबने है, सब यही चाहते हैं कि हम इस दिन को जाएं ताकि इस दिन भगवान श्री हरि के दरवाजे एकदम खुले रहते हैं। और थोड़ा मेरा एक वो भी था कि अगर थोड़ा खिचड़ी बन के आ गई थी, खा लेते तो ठीक ही था। तो उन्होंने कहा कि खिचड़ी तुम्हारे बोलने से नहीं, खिचड़ी उन्होंने नहीं खानी थी, एकादशी के दिन चावल वर्जित होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने फिर जो है मेरा नया जीवन समझी एक तरह से। तो मेरे संगठन ने, मेरे परिवार के लोग तो देखिए हर पल साथ देते हैं। हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, मायके हैं, ससुराल है, सब साथ देते हैं। लेकिन जो लोग जिनके संग मेरे हस्बैंड ने काम किया, संघ में ज्यादा रहे, वो बता रहे 18 साल की उम्र संघ में बन गए थे वो। तो बौद्धिक प्रमुख भी रहे, उत्तरांचल समाज समिति के मुखिया रहे, जेपी नारायण आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और एक पत्र भी चलाते थे वो। तो वो बुद्धिजीवी बहुत ज्यादा थे।
तो जब वो लोग साथ देते हैं तो अब लगता है कि शायद हमारी यही कमाई रही होगी। वो कहते थे कि मेरी पूंजी यही है। तो बहुत बड़ा सहारा मिलता है लोगों से। अभी एक पत्र आपके पास प्रधानमंत्री जी के यहाँ से भी आया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। हाँ, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी तो यशस्वी हैं ही, और हम चाहते हैं कि जिस चीज को लेके वो चल रहे हैं कि इस राष्ट्र को हमने विश्व गुरु बनाना है, और यही हम सब लोगों का ध्येय भी है। और जब मैंने उनका पत्र पढ़ा तो मैं वाकई गदगद हो गई थी, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी जब मुख्यमंत्री थे तो उनका सुना था, उनका टीवी डिबेट आ रहा था, तो बहुत बढ़िया उन्होंने कहा था। तो हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। तो उन्होंने जो मुझसे ये अपेक्षा रखी है कि भाई जिस क्षेत्र में आप हो उसमें सशक्तिकरण भी हो और महिलाओं को आगे बढ़ाओ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनका इतना सुंदर पत्र मुझे मिला, और मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं उनकी भावना की कदर करते हुए बहुत निष्ठा और ईमानदारी से ये उद्देश्य को पूरा करूं। मैम, आपने सशक्तिकरण की बात करी, आपने महिलाओं की बात करी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पुरुषों को लेकर, या अगर हम बात करें पुरुष सशक्तिकरण को लेकर, तो इसमें आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ऐसा पूछते नहीं है लोग अक्सर। महिलाओं की बात करते हैं। मैं मानती हूँ कि स्त्री और पुरुष एक पक्ष की तरह है। स्वच्छंद अगर हमने रहना है तो अगर पक्षी का एक पर काट दो तो वो नीचे गिर जाएगा। और मैंने बहुत जगह देखा है कि कभी कभी तो पुरुष वर्ग भी परेशान है ना। अभी मैं जब बालिकाओं को देखती हूँ तो जैसे नियम तो बन गए कि भाई जैसे महिलाओं को ये करो, सारा जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो बहनों की तरफ, महिलाओं की तरफ चला जाता है। लेकिन मैं उसकी पूरी पक्षधर नहीं हूँ। पहले पूरा देख लेना चाहिए कि भाई कहाँ पे कहाँ कौन गलती कर रहा है। गलतियां बालिकाओं से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि पुरुषों को पहले, अब वो स्थिति नहीं रही कि अब महिलाओं को मतलब आप एक तरफ नहीं रख सकते, और घर में भी होने लग गया अब तो बालक और बालिकाएं एक जैसे होने लगे। पहले था जब लड़कों को ज्यादा वो दिया जाता था ना, लेकिन पुरुषों का ये है कि भाई उनको भी बहुत सारे लड़के इतने अच्छे होते हैं कि लड़कियां बहुत टॉर्चर करने लगी। ये मैंने देखा है खुद। तो एक तो परिवार का मामला, जो लड़कियों का जो है परिवार में इतना अच्छा उनकी पालन पोषण हो कि उनके दिमाग में ये बात ना आए कि हम शादी के बाद, जैसे दहेज का है तो कोई तो वैसे ही कर देती है, किसी लोगों ने बिजनेस बना दिया है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, पुरुष वर्ग तो है ही, लेकिन देखिए जैसे विदेशों में चले जाइए आप, विदेशों में क्या है ना कि अभी जा रहे हैं वहां पुरुषों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पुरुषों का बहुत महत्व है। एक पिता जब हम होते हैं तो पिता का गार्जियनशिप होती है, हम उसको मानते हैं, खूब अच्छे से मानते हैं। उसके बाद भाई भी होता है, पति, शादी हो जाती है तो भाई पति हो जाता है। लेकिन अगर दोनों में सामंजस्य है तो जीवन की पटरी बढ़िया चलती है। उसके बाद पुत्र, आज मैं भी हूं तो मैं अगर अपने बेटे को कोई भी काम मुझे करना होता तो बेटे को जरूर पूछती हूँ कि ये ठीक रहेगा ना गलत रहेगा। परिवार में भी सामंजस्य होना चाहिए। तो पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, एक खुशहाल परिवार के लिए सभी का समन्वय हो, सभी का सामंजस्य हो, और सभी की राय मशविरा से कोई काम। अभी राजनीति में भी जो बहनें आती, मैं उनको यही कहती हूँ कि पहले परिवार देखो, ये नहीं कि राजनीति में आ गए, घर में खाना बना नहीं बना, बच्चे भूखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मैम पिता की बात करी, आपने पति की बात करी, आपने पुत्र की बात करी, लेकिन हमारे समाज में डिवोर्स के केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, काफी बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। अब तो एक सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब एक तो सहनशीलता कम होने लग गई है, लड़कियों में थोड़ा कम आ गई है, क्योंकि सहनशील भी होना चाहिए हमको, और हमको देखना चाहिए। हम एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। और शायद थोड़ा बालिकाओं की, लड़कियों की जो माँ है
सबसे बड़ी गार्जियन तो माँ है, सबसे पहले गुरु हमारी माँ है। तो हमारे यहाँ एक, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमारे यहाँ गढ़वाल में एक कहते हैं कि पानी ले आए बल कूल सुधी, अब बुआरी ले आए मूल सुधी। ये बहुत प्रचलन, और आज हमको बिल्कुल याद आती है कि जो पहले कहते थे सही है। तो लड़कियों को भी समझदार होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि दोनों में सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं तो बहू भी रही हूँ, अब सास भी हो गई हूँ, बेटियों के भी दामाद भी हैं, तो सभी में एक सामंजस्य बिठाना चाहिए, और सबके संगी सब दुख सुख में सबके साथ हो। अगर दुख सुख में साथ है तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैम, आने वाले समय में आपका विजन क्या है महिलाओं के लिए? मेरा तो यही हमेशा से यही रहता है कि हमारी बहनें आगे बढ़े, कर्मठ है, जो चीज हम नहीं कर सके वो हमारी आने वाली बेटियां या बालिकाएं उस चीज को प्राप्त करें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज तो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप खेलों में देख लीजिए, बचेंद्री पाल मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो पूरा इतना चढ़ चुकी है, और आज आप अगर उनको मिलेंगे तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल वैसे इतना संघर्ष उन्होंने किया है बहुत बड़ा। और लेखिकाओं में वंदना जी हैं, ये अपना कुमाऊंगी, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। क्या अब तो हवाई जहाज भी चलाने लगी, कोई काम ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती। हाँ, राजनीति के क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं, पर राजनीति का क्षेत्र भी अच्छा है उनके लिए, कोई ऐसा वो नहीं। हमारे तो हमारा संगठन तो खुद ही 33% दे रहा है, और अब तो मेरे ख्याल से बिल भी आने वाला है, ये 30% आना, तो बहुत, क्योंकि हमारी जो केंद्र सरकार की सोच है, जो राज्य सरकार की सोच है, वो बहनों को आगे बढ़ाने की है, और ये बहुत अच्छी बात है, इसका हम लोग स्वागत भी करते हैं। मैम, अगर हमारे युवा को आपकी तरह स्ट्रांग बनना है तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को या बालिकाओं को? युवाओं को मैम, सब उसमें सब बालक भी आते हैं, बालिकाएं भी आती हैं, सबको, क्योंकि आपका जो ये इंटरव्यू है ये बालकों के लिए भी है, बालिकाओं के लिए, सबके लिए है। और मैं चाहूंगा कि वो संदेश, जितनी स्ट्रांग आप हैं और हमारा अगर युवा भी उतना स्ट्रांग हो तो वो कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो हमारा परिवार में हमारा व्यवहार अच्छा है। अगर परिवार में हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम बाहर भी ठीक है, और अपने जो भी उनको काम मिला है वो निष्ठा और ईमानदारी से करें, बिल्कुल, मतलब मन लगा के। अगर पढ़ाई करनी है तो मन लगा के, राजनीति करनी है तो मन लगा के, और बाकी तो एक आवाज खुद भी अपने मन से आती है। मैं कह चुकी ना, मन से भी एक आवाज ऐसी आती है कि मैं ठीक काम कर रही हूँ, और जब वो मन शाबाशी देता है ना हमको, तब बहुत अच्छा लगता है। मैम, एक लास्ट रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि हम स्कूल्स विजिट करते रहते हैं और वहां पर हम एक प्रोग्राम करते हैं, मेरा स्कूल मेरा भविष्य। तो मैम, वहां से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि आप अच्छी पर्सनालिटीज को हमारे स्कूल में एज ए गेस्ट आप इनवाइट करें। तो मैम, ये रिक्वेस्ट आपसे है कि क्या आप स्कूलों में भी आना चाहेंगे? नहीं, क्यों नहीं, जरूर आना चाहूंगी। देखिए, मैं जो हूँ एजुकेशन परिवार से निकली हूँ। मेरे पिताजी मतलब शिक्षक थे, फिर प्रिंसिपल हुए DIR से DDR में, तो शिक्षा विभाग से तो मेरा बहुत जुड़ाव। तो निश्चित तौर पे जब भी आप समझे तो जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, ये कर्णधार हैं, ये बुनियाद हैं इस भारत की, वो अच्छे बने। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मैम, हम फिर आपके पास आएंगे और आपको फिर से आपकी कहानियों से हम समाज को प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, जरूर धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत टाइम दिया आपने मुझे, हमारे इस विभाग को भी, और इसको भी थोड़ा आगे आप लोगों के माध्यम से ही बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।